हेलो एवरीवन। तो दिन में आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मैगजीन्स करंट अफेयर्स की भी पढ़ी होंगी। तो कैसे आप लोग चेक करते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ? ठीक है, तो ये ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट्स में। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि दिन का जो भी सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कंटेंट रिच है, ठीक है, जिससे कंटेंट निकल के आ पाए प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, उसको मैं लेकर के आऊँ। ठीक है। और ये जो आर्टिकल है इसकी अगर हम बात कर लें तो सी रंगराजन जी ने लिखा हुआ है ये, चार्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी इकोनॉमिक जर्नी अहेड। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये एक ओवरव्यू भी आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, क्योंकि 2047 में हमें लगभग 100 ईयर्स हो जाएंगे और यही एक मेजर क्वेश्चन है कि मतलब हमारी इकोनॉमिक जर्नी अभी तक जो रही है उस हिसाब से हम देखें या फिर आगे कैसी रहेगी कि 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली जो सेंट्रल क्वेश्चन है इस आर्टिकल का वो यही है कि जब हमारे इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे 2047 में, तो मतलब हम लोग कहाँ खड़े होंगे, डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ पाएंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हैं जो नोट डाउन करने लायक हैं, वो अलग कलर से हाईलाइट कर दी हैं मैंने। ठीक है, उनको हम लोग देखते हैं आगे। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये देखते हैं कि 2047 तक अगर हमें डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आना है तो हमको जो है $13,000 की जो है पर कैपिटा इनकम चाहिए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और अभी कितना है, अभी $2,000 का जो है पर कैपिटा इनकम है। और दूसरा उसके पीछे एक और समस्या हमारे साथ है, वो ये कि 20% पीपल अप्रॉक्सीमेटली जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो अब अगर ये आंकड़ा अगर आप उससे देखें 1991 से पहले, तो हम तो 45% के आसपास जो है बिलो पॉवर्टी लाइन थे। तो इस हिसाब से तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन एक तो कारण ये, और इसके साथ ही जब ये बीपीएल है तो हैवी इनइक्वालिटी है। ठीक है, और हैवी इनइक्वालिटी जो है इस तरीके का फिगर अचीव करने में बहुत स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग चाहिए इसके लिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी जो हमारी जो $2,000 की जो पर कैपिटा इनकम है, हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं, और मिडिल इनकम में आने के लिए हमको $6,100 का जो है पर कैपिटा इनकम चाहिए। इसके लिए हमें 7.5% की ग्रोथ से ग्रो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू विवेक देवरॉय। ठीक है, इन्होंने कहा था कि 7.5% से अगर हम ग्रो करेंगे 2 डिकेड्स तक तो हम जो है उसको जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक। इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी देखो, अगर हम देखें तो जब ब्रिटिश रूल था तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। ठीक है, और उसमें मतलब एनुअल ग्रोथ रेट मतलब देख रहे हैं डेसिमल्स में चल रही थी एकदम। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत एक कॉलोनियल जो बैगेज पूरा जो एक्सप्लॉयटेशन का हमारे साथ है। तो इसीलिए आज़ादी के जस्ट बाद जो है पूरा कंसर्न जो पॉलिसी मेकर्स का था वो यही था कि ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ। तो प्लान पे प्लान आते चले गए। बाकी हम लोग आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, इस स्लाइड में वैसे एक ओवरव्यू दिया गया है अर्ली स्ट्रेटजी का, लेकिन मैं आपको एक कुछ और बैकग्राउंड देता हूँ कि हर इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में उसकी 3 समस्याएं होती हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं कि क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, और टू हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स होती हैं ये अगर फ्रीली मार्केट के भरोसे छोड़ दी जाती तो हो जाती है पूरी तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है कि भाई जो खरीद सकेगा वो खरीदेगा, जो बना सकेगा जो बनाएगा। डिमांड और सप्लाई जो है ये जहाँ मिलेंगी वहीं पर मार्केट बनेगा, और वही मार्केट तय करेगा इकोनॉमी कैसे चलेगी। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी अगर ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई मैं ही बताऊंगा कि जो है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए कितना प्रोड्यूस करना है, तो वो हो जाती है फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, है ना, और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तभी आप देखो पहले हमारी जब क्लोज्ड इकोनॉमी थी 1991 के रिफॉर्म से पहले, तो क्या था, मतलब HMT की घड़ियाँ भी थी और होटल भी थे सरकार के, और एयर इंडिया तो खैर वो तो अब जाके प्राइवेटाइज हुई है, इससे पहले और भी जो मारुति थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार के उपक्रम थे, मतलब गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस थे। ठीक है, बस बर्गर नहीं बनाते थे ये लोग, वरना बर्गर भी उस समय बना रहे होते हम लोग क्लोज इकोनॉमी में। तो एक्चुअली उसके भी वो थे आर्ग्यूमेंट्स थे कि क्यों हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्यों हमारे जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, वरना सब बर्बाद हो जाते उस समय। तो उसके भी अपने एक फ़ायदे हैं। ठीक है,
उसके बाद लेकिन हमने काफ़ी लेट जो है उसको ओपन किया, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अर्ली स्ट्रेटजी को हम लोग देखते हैं। तो अर्ली स्ट्रेटजी क्या थी हमारी, देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना था, डोमिनेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। तो स्टेट इंटरवेंशन बहुत कायदे का था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ द कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब रीज़न क्या थे कि जो इंटेंडेड आउटकम यानी कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई क्लियर मॉडल जो है अवेलेबल नहीं था डेवलपिंग कंट्रीज़ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उस समय, ठीक है। और स्टेट इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना ज़्यादा था कि मतलब जिसकी वजह से जो है बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो फ्रीली मार्केट के हिसाब से वर्क नहीं कर पाए, ठीक है। तो जब मार्केट के हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगा कोई भी इंटरप्राइज तो वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तभी आप देखिए बहुत सारे पीएसयूज जो मतलब जो है मार्केट के हिसाब से तो नहीं चलते हैं, तो वो मतलब लॉस में चलते रहते हैं, फिर उनका डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन ये सब करना पड़ता है। उसके बाद क्या है इसमें, ठीक है, इतनी बात हो गई है। और मतलब बहुत सारे क्रिटिक्स उस समय भी थे इंडियन स्ट्रैटेजी के कि भाई इतना क्लोज्ड इकोनॉमी कर रखी है, सोशलिस्ट पैटर्न पे चल रही है। पर इंडियाज पॉलिसी मेकर रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दिस। इट वाज अराउंड द टाइम चाइना मेड अ बिग चेंज। चाइना ने अपने यहाँ बहुत कुछ चेंज कर लिया था उस दौरान और हम नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई। आगे देखते हैं। तो एक नज़र 1991 क्राइसिस पे। तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जब जो है पार्लियामेंट में जब स्पीच दी थी कि द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इतनी ज़्यादा क्राइसिस में थे हम कि हमें आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ी थी। गोल्ड उनके पास जो है जब हमने जो है गिरवी रखा था और उसके बाद जब हमें लोन भी लिया था फिर उनकी शर्तें मानी थी, अपनी इकॉनमी को ओपन किया था, ठीक है। उसी को रिफॉर्म्स बोलते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो है ये एक्शंस हुए थे। कॉम्प्लेक्स रिजीम ऑफ लाइसेंस राज, मतलब जो है कि वही वाली सेंट्रल प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी, ठीक है, वो मेजरली अब नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रैटेजिक जो सेक्टर्स हैं केवल उन्हीं में होगी। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि मतलब अब स्टेट अपने आप को खुद से अपना रोल तय करेगा। भैया पहले तो सब बता रहे थे कार कितनी बनाओ, बाइक कितनी बनाओ, ठीक है, अब ये सब नहीं बताएंगे हम, होटल वोटल के बारे में नहीं बात करेंगे। गिविंग अप इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, और अब जो है थोड़ा सा ग्लोबल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अब इंट्रोड्यूस हुआ। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेपरेट वीडियो भी इस पे बना दिया जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट थी 1970 तक वो तो बड़ी मतलब इंप्रेसिव नंबर्स नहीं थे, मॉडेस्ट थी, ठीक है। और जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ थी वो भी बड़ी ही मॉडेस्ट थी, ठीक है। तो 1991 क्राइसिस का एक ओवरव्यू हो गया। तो अब देखिए एक रीविजिट है, शॉर्ट में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ मैं इसमें कुछ बता देता हूँ कि बहुत सारे जो हेल्थ पैरामीटर्स थे जैसे कि लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, इनमें काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जब आप पढ़ते होंगे ह्यूमन जोग्राफी में, तो उसमें आप देखते होंगे कि इनिशियली बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है, ठीक है, इनिशियली। और फिर बाद में क्या होता है कि बर्थ रेट उतना डिक्लाइन नहीं होता है, डेथ रेट एकदम डिक्लाइन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एकदम डिक्लाइन होता है डेथ रेट, मरना आदमी क्यों कम कर देता है, क्योंकि भाई यहाँ पे दवाइयाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, मेडिकल इंटरवेंशन हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मेडिकल इंटरवेंशन भी उस दौरान हुआ था, तो तभी जो है पॉपुलेशन बूम भी हुआ था। जब आप पॉपुलेशन बूम देखेंगे ना, जब आप उसका पूरा ग्राफ देखेंगे इंडिया का उसका 1911 से पूरा, तो आपको नज़र आ जाएगा कि पॉपुलेशन बूम किस किस सेगमेंट में किन किन डिकेट्स में हुआ। ये एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। बाकी जो कंसेशनल बेसिस पे जो हम लोग जो है फूड ग्रेन्स जो इंपोर्ट करते थे, यानी कि जो गेहूं वगैरह मंगाया करते थे, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से वो सब चीज़ें कम हो गई काफ़ी। और मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मॉडेस्ट चल रहा था, लेकिन फिजिकल और करंट अकाउंट की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। बाद में स्थिति यही आ गई कि सोना गिरवी रखना पड़ा और 1991 और 2 के बीच में जो है आईएमएफ से लोन लेना पड़ा और हमें जो है अपने दरवाजे विश्व के लिए खोलने पड़े, जिसे हम बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देखिए थोड़ा अगर पोस्ट एलपीजी ग्रोथ की अगर एनालिसिस की जाए कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद में 1991 में जब सोना गिरवी रख दिया हमने, उसके बाद से क्या स्थिति रही, तो आप ये देखिए 1992 से 3 से लेकर के 2000 तक जो है हमारी 6.20 के परसेंट से जो है जीडीपी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, 2001 से लेकर के 2012 के बीच में 7.4% से बढ़ी है, ठीक है। तो दीज आर द वेरी क्वाइट इंप्रेसिव नंबर्स। और 13-14 से 19-20 के बीच में 6.7% से बढ़ी है, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि 2005 से लेकर के 2010 के बीच में 8.8% की ग्रोथ से हमारी
जो है जीडीपी बढ़ी है, तो ये इतने इंप्रेसिव नंबर थे कि दुनिया ने ये चीज़ देखी कि ये भाई जो है इंडिया की पोटेंशियल ग्रोथ क्या है। ठीक है, जबकि इसी दौरान 5 से लेकर 10 के बीच में 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसमें शामिल है। ठीक है, और जो निवेश का जो रेट था, इन्वेस्टमेंट रेट, वो 39.1% था। ठीक है, तो और बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बिल्कुल कम था, 1.9% पे था। हालांकि ये स्थितियां खराब हो गई 2012-13 के बीच से ही खराब होनी शुरू हो गई थी, और तब से लेके अभी तक जो है स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक ये ओवरव्यू और हो गया। तो भाई प्रॉब्लम्स देख ली, इश्यूज देख लिए, ओवरव्यू देख लिया, अब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, आखिर ऐसे ये सब अचीव होगा कैसे, कैसे हम लोग जो है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की श्रेणी में जाके खड़े हो पाएंगे। तो प्रॉब्लम्स में क्या क्या देखा हमने, पोवर्टी है, ठीक है, इनइक्वालिटी है, और क्या है, और उसका पर कैपिटा इनकम कम है। ठीक है, कितनी है, $2000 है, कहाँ तक जाना है, $13,000 तक जाना है। ठीक है, कैसे जा पाएंगे, कम से कम 7.5% की ग्रोथ से अगर हम ग्रो करेंगे लगातार तो जा पाएंगे। तो यही वाली बात है, यही कैलकुलेशन है, 7% रेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, तब हम जो है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लेवल को टच कर पाएंगे। इसके साथ 2 चीज़ें और हैं। नंबर 1, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें बढ़ाना है, कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको 28% से लेके जाना है 33% तक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ICOR, जो रेड कलर से नीचे लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये होता क्या है बेसिकली, ये कितना एडिशनल इनपुट कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितना रुपए और चाहिए जिससे तुम और बढ़िया प्रोडक्ट दे पाओगे हमें, तो ये ICOR होता है, हर इकोनॉमी का होता है। इसका स्टैंडर्ड अच्छा लेवल माना जाता है 4। ठीक 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 है, तो ये हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी ICOR में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, मैं बना दूंगा अलग से या टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हाँ मतलब ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ना शॉर्ट में, रिफ्लेक्शन ऑफ द इफिशिएंसी विद विच वी यूज़ कैपिटल। तो मतलब कंफर्टेबली हम जो है 7% का रेट ऑफ ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाना पड़ेगा। ये लाइन तो वैसे भी यूनिवर्सल टाइप है, जो लिख देना है मेंस में कभी भी। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मस्ट बी क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड। ठीक है, तो ये जो सजेशंस होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रो करने की और वो सब जो है उनमें सब डाल दो भैया, यूनिवर्सल लाइन्स हैं कुछ। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो राइज, और मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बोथ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। तो ये सारी बात हो गई इतनी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। चलो भाई, अब देखिए इस स्लाइड में ना थोड़ी और सोल्यूशंस की ही बात है। बड़ी मज़ेदार बात इसमें ये है कि इसमें वैसी गोल गोल बातें, जैसी गोल गोल बातें एग्जाम में लिखनी होती हैं, बढ़िया बढ़िया बातें। ठीक है, कैसे, इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मस्ट बी मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा भैया, तो ये बिल्कुल वेग बात होती है एकदम। ठीक है, तो इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, अभी किसे नहीं पता है, लेकिन बढ़िया बात है, देखो लिखी है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ इफिशियंसी। हाँ ये भी देखो, अगर एक्सपोर्ट सेक्टर स्ट्रांग है तो इफिशियंसी का भी टेस्ट होता है। ठीक है, इंडिया नीड्स अ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये सब क्या है ये, हाँ ठीक है भैया, पता है पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में जब भी सजेशंस वगैरह होते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं डाली जाती हैं। ठीक है, कि भाई इस एक्सपोर्ट सेक्टर चाहिए हमको, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ाना है, ताकि भैया जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी थोड़ा सा, वो फॉरेक्स का जो है थोड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, ये सारी चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट से तो लॉस हो जाता है ना। ठीक है, फिर क्या है, इनकम बढ़ानी है, सोशल सेफ्टी नेट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो है हमें सोशल सेफ्टी नेट, यानी कि एल्डरली पेंशन्स हो गई या ओल्ड एज होम्स हो गए, ये सब चीज़ें हैं। मतलब इनइक्वालिटी के साथ में जो है ना वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो इक्विटेबल ग्रोथ होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना, गांधी जी का तलिस्मान कि लास्ट माइल पे खड़े हुए आदमी जो है। तो ठीक है, आगे अच्छा बढ़ते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ क्या देखो, अब आजकल पता क्या है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन का काम कुछ शुरू हो गया भाई, कि मैं थोड़ा सा जैसे कुछ राइट विंग पॉलिटिक्स का भी इसमें वो है, योगदान है, और थोड़ा बहुत ग्लोबल इस समय वही है, हवा भी ऐसी है। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन से लोग रिट्रीट कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर ने तो इसको और इन सब चीज़ों को और एक्सपोज कर दिया है कि भाई अगर आप डिपेंडेंट हैं तो मतलब आप खतरे में हैं। ठीक है, मतलब अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो आप खतरे में हैं। ठीक है, एन ओपन इकोनॉमी विद सम लिमिटेशन इज स्टिल द बेस्ट रूट टू फॉलो। तो वही वाली बात है, मोटा मोटी बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है,
फाइनली एक इंप्रेसिव कंक्लूजन, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड लाइंस हैं ऐसी, जैसे नहीं गोल गोल सी बातें डिप्लोमेटिक टाइप की, कि जिनका कोई वो नहीं होता है और मतलब जो है बोल दी जाती हैं, ऐसे नहीं कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, तो हाँ ठीक है भाई, बढ़िया बात है ये, ठीक है। तो ऐसी बढ़िया सा जो है अप्रेस, जब भी कभी एग्जाम में मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कोई पॉलिसी एग्जामिन करने के लिए कोई क्वेश्चन अगर आता है और उसको अगर आप कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूजन में थोड़ा सा जो है पॉजिटिव रहिए और थोड़ा सा जो है मतलब चीज़ों को अप्रेज भी करिए, उनको एडमायर भी करिए। अभी तक जो पॉलिसी मेकर्स ने किया है वो सब गलती नहीं है, एकदम क्रिटिकल हो जाना भी उचित नहीं है, बैलेंस्ड व्यू रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये एक इम्प्रेसिव बात है, इम्प्रेसिव अचीवमेंट है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम में जो है हम 2020 के हिसाब से 142 आउट ऑफ 197 कंट्रीज हैं। तो दिस ओनली शोज द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रैवल, मतलब लॉन्ग वे टू गो है। तो कितनी बढ़िया बात है, मीठी मीठी बात कह दी, अपनी बात भी कह दी, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कंड्यूसिव नहीं है उतना, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, ये द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स अ सेकुलर डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ रेट में डिक्लाइन आया है। ऐसा किसने बताया है? OECD, ठीक है। अब ये OECD क्या है? अब ये एक नया वो आया है। तो OECD बेसिकली जो है इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी कंट्रीज का? 38 कंट्रीज का। कब फॉर्म हुआ ये? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है ये मुझे पता नहीं, शायद पेरिस में है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन में ऑल्सो एक्ट एज अ डैम्पर ऑन ग्रोथ। अब जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं भाई, इन्वायरमेंटलिस्ट वर्सेस डेवलपमेंटलिस्ट, ये डिबेट पुरानी है, ठीक है, ये हमेशा चले आते हैं, ठीक है। आपको जो है रोड बनानी है तो ये बोलेंगे पेड़ कट रहे हैं, अब बैलेंस करना पड़ेगा बीच में, ठीक है। तो वो सब बाद में हम लोग देखेंगे इसको, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, ठीक है। इस पर एक सेपरेट इन्वायरमेंटलिस्ट और डेवलपमेंटलिस्ट पे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कोई एक आर्टिकल पिक करके एक दिन बढ़िया सा ऐसा बता देंगे कि मतलब उसके अलावा कभी कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये सब बातें, मतलब इंडिया हैज़ अ नो चॉइस बस, तो वी हैव टू जस्ट ग्रो फास्ट, बहुत कम पर कैपिटा इनकम है। तो ये सारी बातें हो गई। तो यदि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये इससे मोटिवेशन भी मिलता है और आपको बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स और ऐसी ही एनालिसिस मिलती रहेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।